हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का क्रिस्टल क्लियर फिजिक्स में आपके अपने फिजिक्स गुरु के साथ। तो विद्यार्थी लोग, लास्ट क्लास हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़े थे। इलेक्ट्रिक चार्ज के प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोगों ने डिटेल में स्टडी किया था। उस पर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे, कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम लोगों ने बनाया था। आज से हम लोग पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग के बारे में, चार्जिंग मेथड्स। लेकिन चार्जिंग मेथड से पहले हम लोग एक छोटा सा टॉपिक समझ ले, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। मटेरियल को हम लोग कई तरीके से क्लासिफाई करते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बेसिस पर मटेरियल को हम लोग क्लासिफाई करते हैं कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बेसिस पर। अब कुछ लोगों के दिमाग में सेमीकंडक्टर भी आ रहा होगा। सेमीकंडक्टर फिजिक्स जो है वो बहुत ही डिफरेंट चीज़ है, एकदम डिफरेंट फिजिक्स है। उसको फिलहाल एकदम बिल्कुल अभी साइड कर देते हैं हम लोग। फिलहाल हम लोग समझते हैं कि मटेरियल जो है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दो तरह के होते हैं। बचपन से इस बात को हम लोग जानते हैं, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स के नाम से। अब कंडक्टर्स कौन है? कंडक्टर्स में क्या है? कंडक्टर वो है जो इजीली इलेक्ट्रिकल करंट को कंडक्ट कर सके। और ऐसा कैसे कर पाता है? तो कंडक्टर्स जो होते हैं उनके जो एटम्स हैं, उसके एटम में जो इलेक्ट्रॉन है वो लूजली बाउंड है एटम से। तो चूंकि वो लूजली बाउंड है एटम से, तो वो आराम से मटेरियल के अंदर वो मूव कर सकता है। इसीलिए वो इलेक्ट्रिकल करंट को वो कैरी कर सकता है इजीली, और वो कंडक्टर होता है। एक बात याद रखना है सभी विद्यार्थी को कि हमेशा इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण बनता है। पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं करता है, हमेशा कौन फ्लो करता है? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है। यानी कि प्रोटॉन फ्लो नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। तो कंडक्टर्स जो होते हैं उनमें जो है इलेक्ट्रॉन जो होता है वो लूजली बाउंड होता है एटम से, इसलिए वो आराम से मटेरियल में, कंडक्टर में आराम से वो मूव कर सकता है, और इसीलिए वो अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिकल करंट का। ठीक है। और इंसुलेटर्स जो है वो ऐसा मटेरियल है जिसके एटम में जो इलेक्ट्रॉन है वो एटम से टाइटली बाउंड है, इसीलिए वो इजीली मूव नहीं कर पाता है, और इसीलिए वो इलेक्ट्रिकल करंट को भी कैरी नहीं कर पाता है, और इसीलिए वो इंसुलेटर है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? यहाँ तक बात हम लोग जानते हैं, बचपन से जानते हैं। कंडक्टर्स का एग्जाम्पल, कंडक्टर का क्या एग्जाम्पल हो सकता है? ऑल मेटल्स, लगभग जो है जितने मेटल हैं, मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रिकल करंट का अच्छा कंडक्टर होता है। और मेटल्स में, जैसे मेटल्स में भी गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और एल्युमिनियम ये सब टॉप पे चल रहे हैं। टॉप पे चलने वाले मेटल्स हैं जो वेरी गुड कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी का। तो मेटल्स जो हैं वो इन जनरल गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। और इसके अलावा ह्यूमन बॉडी इज ऑल्सो अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ह्यूमन बॉडी इज ऑल्सो अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एंड अर्थ, अपनी जो धरती है ये भी इलेक्ट्रिकल करंट का अच्छा कंडक्टर है। ठीक है। अब बोलोगे ये क्या बात किया जा रहा है? ह्यूमन बॉडी है ना, अपने घर में जो लाइन सप्लाई जो आ रहा है, इलेक्ट्रिकल सप्लाई जो आ रहा है वो 220 वोल्ट आ रहा है, और वहाँ जो कंडक्टर है अगर वो बेयर कंडक्टर है, उस कंडक्टर को अगर तुम छू दो अगर, तो एक भयानक शॉक लगेगा और ज़िंदगी का असली आनंद आ जाएगा, है ना। तो आखिर आपको झटका क्यों लगा, इलेक्ट्रिकल शॉक क्यों लगा? क्योंकि जो लाइव कंडक्टर है वो जब अगर वो बेयर है, अगर हम लोग उसको टच कर दें तो इलेक्ट्रिकल करंट क्या होगा? कंडक्टर से हमारे बॉडी के थ्रू अर्थ में चला जाएगा, अर्थ में फ्लो होने लगेगा। इसीलिए हमको करंट का झटका लगा, आपको करंट का झटका लगा, है ना। तो अपना बॉडी से होकर के करंट फ्लो हो सकता है, करंट फ्लो होता है, इसलिए ह्यूमन बॉडी इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा,
अब जो करंट है वो अपने बॉडी से होकर के कहाँ चला गया, अर्थ में, यानी कि अर्थ जो है वो इलेक्ट्रिकल करंट को आने दिया अपने अंदर। तो दैट्स वाई अर्थ इज ऑल्सो अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इस बात को दिमाग में सेट करेंगे हम लोग। अर्थ जो है ये इलेक्ट्रिकल करंट का बहुत ही अच्छा सोर्स, अच्छा कंडक्टर है ना। ये इलेक्ट्रॉन को लेता भी है और इलेक्ट्रॉन को सेंड भी कर सकता है, आने भी देता है इलेक्ट्रिकल करंट को और जाने भी देता है ना। तो अर्थ इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। अर्थ के बारे में यहाँ इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो हम लोग जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, बहुत लास्ट में हम लोग अर्थिंग नाम का एक टॉपिक पढ़ेंगे, अर्थिंग। तो वहाँ पर अर्थ का बात होगा, इसलिए अभी से दिमाग में इस बात को सेट कर ले हम लोग। और अभी तुमको एक एग्जांपल दे दिए हम कि इलेक्ट्रिकल करंट जो अपने बॉडी से होकर अर्थ में जाता है, यानी कि अर्थ जो है वो इलेक्ट्रिकल करंट को फ्लो होने देती है अपने से होकर के, अर्थ से होकर के। दैट्स वाई अर्थ इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रॉन को ये लेती भी है और इलेक्ट्रॉन को ये देती भी है एज पर सिचुएशन। सो अर्थ इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। आप अपने घर में जो है वो जो स्विच है जहाँ पर, वहाँ देखेंगे आप 3 पिन सॉकेट होता है, आप लोगों ने शायद देखा होगा, नाम भी सुना होगा। जो 3 पिन है, 3 पिन सॉकेट जो उसमें जो मोटा वाला जो कंडक्टर है, जैसे फ्रिज या आयरन में जो 3 पिन हैं, एक लाइव है, दूसरा न्यूट्रल है और थर्ड वाला जो मोटा वाला जो पिन है दैट इज़ अर्थ पिन, उसको अर्थ पिन बोलते हैं, है ना। वो अर्थिंग करने के लिए होता है वो। और आपके घर में भी अर्थिंग होगा, आपको नहीं पता होगा तो आप अपने घर में किसी भी बड़े से आप पूछें कि आपके घर का अर्थिंग कहाँ पर है ना। तो हम लोग घर में अर्थिंग करके रखते हैं, ठीक है। ये सब बात हम लोग आगे समय के साथ हम लोग पढ़ेंगे ये सब चीज़ को। कुल मिलाकर के हमको ये समझाना था कि अर्थ इज ऑल्सो अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ये कंडक्टर का बात। अब इंसुलेटर का हम लोग बात कर लेते हैं। इंसुलेटर के बारे में हम बता दिए, तुम लोग जानते भी हो पहले से कि इंसुलेटर क्या है। इंसुलेटर वो है जो अपने से होकर इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने नहीं देता है। जैसे कुछ इंसुलेटर्स का नाम तुम लोग बता दो, गिना दो भाई, कुछ इंसुलेटर का नाम आप लोग बता दीजिए। जैसे कि ग्लास, है ना, ग्लास इज इंसुलेटर। और पोर्सेलिन, नाम सुना है पोर्सेलिन का, पोर्सेलिन इज ऑल्सो अ इंसुलेटर, है ना। इसके अलावा रबर हो गया, पीवीसी, ETC, ये सब जो है वो इंसुलेटर्स होते हैं जो इलेक्ट्रिकल करंट को इन जनरल फ्लो होने नहीं देते हैं, ठीक है। जैसे आपके घर में जो वायर है, वो वायर के ऊपर जो मटेरियल जो चढ़ा हुआ है दैट इज़ PVC, इसलिए उसको PVC वायर बोलते हैं। उसका जो इंसुलेशन है वो PVC का बना हुआ है। हम लोग वायर को छू देते हैं तो PVC जो है वो इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। एंड दैट्स वाई आप अपने मोहल्ले में जो बिजली का तार आपने देखा होगा, है ना। एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हम आपको कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देते रहेंगे। आप लोग जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं, जिस टीचर से आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, आप एक प्रैक्टिसिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, है ना। तो मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल भी कुछ कभी कभी देते रहेंगे ताकि आपको और क्रिस्टल क्लियर हो सके बात। तो आप अपने मोहल्ले में जो बिजली का तार आप देखे होंगे, पोल के ऊपर जो बिजली का तार जो जाता है, तो वायर और पोल के बीच में जो है वो ब्राउन कलर का जो है वो इंसुलेटर होता है, वो पोर्सेलिन का बना होता है ताकि इलेक्ट्रिकल करंट पोल से होकर के अर्थ में नहीं चला जाए, है ना। इसलिए वहाँ पर हम लोग इंसुलेटर हर जगह पोल पे लगा होता है, वो पोर्सेलिन मटेरियल का इन जनरल बना होता है, ठीक है। तो हम लोग कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में हम लोग समझ गए। अब चूंकि हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो कुछ चीज़ और हम लोग इसी में पूरी बात को समझ ही लें एक साथ। बहुत सारे बुक राइटर जो होते हैं, बहुत सारे बुक ऑथर जो हैं, वो इंसुलेटर वर्ड को अपने बुक से गायब करते जा रहे हैं, है ना। वो मटेरियल को क्लासिफाई कैसे करते हैं, गुड कंडक्टर एंड बैड कंडक्टर, गुड कंडक्टर एंड बैड कंडक्टर। इंसुलेटर वर्ड को अब हटा दिया जा रहा है। क्यों ऐसा कर रहे हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक है? तो इसके पीछे लॉजिक ये है स्टूडेंट्स कि ग्लास, पोर्सेलिन, रबर, PVC जिनको आप इंसुलेटर कह रहे हैं, ये हमेशा इंसुलेटर नहीं होगा, कभी कभी ये भी कंडक्टर बन जाते हैं। अब ऐसा कब होता है?
जैसे कि आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो आ रहा है वो 220 वोल्ट, मात्र 220 वोल्ट सप्लाई आ रहा है, ठीक है। अब सर आप मात्र क्यों बोल रहे हैं, मात्र 220 वोल्ट? इसके पीछे कारण है। देखिए, आप लोग अगर अपने गांव कभी गए होंगे तो गांव में खेतों में जो है दूर दूर में आपको कभी ऐसा संजोग किसी के गांव में दिखाई पड़ा होगा खेतों में कि एक बहुत बड़ा बड़ा ट्रांसमिशन का टावर होता है जिसके ऊपर कंडक्टर झूलते रहते हैं। झूलता हुआ कंडक्टर जो वो दूर दूर तक कंडक्टर जो है वो दौड़ रहा होता है। आपने कभी देखा होगा, कभी अपने गांव तुम लोग अगर गए होगे तो देखे होगे, जो गांव ही नहीं गया वो क्या देखेगा, है ना। तो तुम लोग अपने गांव अगर गए होगे तो देखे होगे किसी कहीं कहीं पर किसी गांव में ऐसा दिखता है, खेतों में दूर दूर तक खेतों में जो है वो ट्रांसमिशन का टावर आपको दिखाई पड़ता होगा, जिसमें कि कंडक्टर जो है वो ऐसे 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 झूलते हुए कंडक्टर दूर दूर तक आपको दिखाई पड़ेगा। वो ट्रांसमिशन लाइन है ना, वो ट्रांसमिशन लाइन है। उसमें जो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो बहुत हाई वोल्टेज पर होता है, 1,32,000, कहीं पर 2,20,000 और कहीं कहीं तो 4 लाख किलो वोल्ट पर भी सप्लाई किया जाता है ना। तो वो बहुत हाई वोल्टेज है, वेरी हाई वोल्टेज। अगर उस ट्रांसमिशन टावर के नज़दीक तुम जाकर ऐसे खड़े हो जाओ कंडक्टर के नीचे में, तो तुमको वहाँ पर एक चरचराहट सी आवाज़ भी सुनाई पड़ेगी। वो चरचराहट जब जैसा जो आवाज़ है वो आवाज़ किस चीज़ का है? उस कंडक्टर के आसपास का जो एयर है वो आयोनाइज हो रहा है। क्यों आयोनाइज हो रहा है? क्योंकि वो कंडक्टर ही बहुत हाई वोल्ट पर, इतना हाई वोल्टेज है कि एयर भी आयोनाइज हो रहा है। तो उसके आयोनाइजेशन के कारण जो है वहाँ एक चरचराहट जैसी आवाज़ होती है और इस पूरे फेनोमेनन को हम लोग कोरोना इफेक्ट बोलते हैं। कोरोना इफेक्ट, है ना। कोरोना इफेक्ट से बहुत लोग मुस्कुराने लगा, कोरोना इफेक्ट, ये कौन सा कोरोना? वो कोरोना नहीं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आप पावर सिस्टम, जब आप लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंच जाएंगे, IIT JEE आप क्वालिफाई करने के बाद जब आप इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंच जाएंगे और आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जब आप पढ़ाई करेंगे तो पावर सिस्टम में आपको पढ़ाया जाएगा कोरोना इफेक्ट के बारे में। ट्रांसमिशन लाइन में कोरोना इफेक्ट क्या है, कैसे होता है, क्यों होता है, उसका कैलकुलेशन क्या है, बहुत डिटेल में उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो वो जो ट्रांसमिशन लाइन का जो वोल्टेज है वो वोल्टेज बहुत हाई वोल्टेज है। अब उस हाई वोल्टेज में तुम ले जा करके ये ग्लास या पोर्सेलिन को जा करके, मान लो ये पोर्सेलिन है, इसको जा करके टच करा दोगे उस कंडक्टर में, तो ये पोर्सेलिन ही कंडक्ट करने लगेगा, क्योंकि इतना हाई वोल्टेज है कि इलेक्ट्रिक करंट उस पोर्सेलिन या रबर या PVC जिसको आप इंसुलेटर कर रहे हैं उससे भी करंट फ्लो हो जाएगा और आपके बॉडी से होकर के फ्लो करेगा। ये भी धुआं हो जाएगा और तुम भी धुआं हो जाओगे, है ना। यानी कि आप जिसको इंसुलेटर कह रहे थे वो उस जगह पर वो गुड कंडक्टर बन जाएगा, ठीक है। इसलिए इंसुलेटर आप जिसको कहते हैं उसको कभी कभी हम लोग बैड कंडक्टर बोल देते हैं। इट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, बट ऐसे तुम्हारे नॉलेज के लिए हम बता दिए कि इस बात को भी तुमको जानना चाहिए, हर पहलू को जरूर जानने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में हम लोगों ने नॉलेज लिया, जानकारी ली, ठीक है। इसमें से अगर कुछ लिखना है तो 1 मिनट का समय है, लिख लीजिए सभी विद्यार्थी। ओके, अब हम लोग देखते हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग। किसी भी बॉडी को चार्ज करने का क्या क्या मेथड्स हो सकता है? तो देयर आर 3 मेथड्स, 3 मेथड हैं। पहला मेथड को बोलते हैं चार्जिंग बाय रबिंग। चार्जिंग बाय रबिंग, इसको हम लोग चार्जिंग बाय फ्रिक्शन भी बोलते हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। दूसरा मेथड है
चार्जिंग बाय कंडक्शन, and the third one is charging by induction. चार्जिंग बाय रबिंग, जिसको हम लोग चार्जिंग बाय फ्रिक्शन भी बोलते हैं, चार्जिंग बाय कंडक्शन एंड चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब वन बाय वन करके तीनों मेथड को हम लोग समझते हैं, थोड़ी डिटेल में जाते हैं। चार्जिंग बाय रबिंग या चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। देखिए, दो बॉडी को जब हम लोग रब करें, एक दूसरे से अगर रगड़ें, तो क्या होगा, एक बॉडी इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा और दूसरा बॉडी उतना ही इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा वो हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज्ड, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो हो जाएगा निगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है। अब देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल ग्लास रॉड, अगर ग्लास रॉड को, अगर हम लोग ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ पर, ग्लास रॉड को अगर हम लोग सिल्क क्लॉथ पर अगर रगड़ते हैं तो ग्लास रॉड क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, और उतने ही इलेक्ट्रॉन को सिल्क क्लॉथ क्या करेगा, गेन कर लेगा। ग्लास रॉड इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया तो ग्लास रॉड क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड। ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाएगा, और सिल्क क्लॉथ क्या हो जाएगा बाबू, नेगेटिवली चार्ज्ड। नेगेटिवली चार्ज्ड बाय सेम अमाउंट, बाय सेम अमाउंट। ठीक है। एग्जाम्पल को याद रखें आप कि ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, ये नेगेटिवली चार्ज हो सकता है। ऐसा एक और एग्जाम्पल है, जैसे इबोनाइट रॉड, नाम सुना होगा तुम लोग शायद, इबोनाइट रॉड है ना। ये एक एग्जाम्पल दे दिए, एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं, इबोनाइट रॉड। इबोनाइट रॉड को अगर हम लोग फर के ऊपर अगर रगड़ें, फर के ऊपर, तो इबोनाइट रॉड क्या होता है पता है, फर क्या होता है, फर पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। फर जो है ये इलेक्ट्रॉन लॉस करके इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड, और इबोनाइट रॉड बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है। दो एग्जाम्पल हमने दिया, इस दोनों एग्जाम्पल से हम तुमको ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि रब करने से, रगड़ने से फ्रिक्शन के कारण एक बॉडी इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है और दूसरा बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। जो लॉस करता है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, और चूंकि ये फ्रिक्शन के कारण हो रहा है इसलिए इसको हम लोग चार्जिंग बाय फ्रिक्शन बोल रहे हैं। ठीक है। अच्छा, इस पूरे प्रोसेस को कभी कभी फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं, इस बात को दिमाग में सेट रखना। इसको कभी कभी फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहीं पर भी अगर सुनो, खास करके मेडिकल वाले इस बात को ध्यान देंगे, कहीं पर भी फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी अगर सुनते हो मतलब समझ जाना कि चार्जिंग बाय रबिंग का बात हो रहा है, चार्जिंग बाय रबिंग का बात हो रहा है। ठीक है। चार्जिंग बाय रबिंग में क्या होगा, दो बॉडी चार्ज हो जाएंगे, इक्वल एंड अपोजिट नेचर का चार्ज दोनों बॉडी पर आएगा। अब कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा ये मटेरियल टू मटेरियल वेरी करेगा, मटेरियल पे डिपेंड करता है, ये मटेरियल का नेचर है, कौन लॉस करेगा कौन गेन करेगा, है ना। लेकिन फिलहाल मोटा मोटी एक रफ आइडिया यही है कि चार्जिंग बाय रबिंग में जो है वो एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और एक बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाता है बाय रबिंग विथ ईच अदर। ठीक है। जैसे क्लाउड्स, बादल जो होते हैं, क्लाउड्स जो होता है, क्लाउड जो है वो चार्ज हो जाते हैं,
है ना, जिसके कारण लाइटनिंग होता है और बहुत हेवी साउंड जो निकलता है, बादल जो गरजते हैं, बादल जो गरजने से जो उतना भयानक जो आवाज़ निकलता है, उसमें क्या होता है, जो बादल होते हैं, जो क्लाउड्स होते हैं, वो एक दूसरे से फ्रिक्शन के कारण एक दूसरे से रगड़ होता है, एक दूसरे से रबिंग होता है, जिसके कारण क्लाउड्स जो है वो चार्ज हो जाता है। और चार्ज होने के बाद डिस्चार्ज होता है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग प्रोसेस में स्पार्किंग होता है और एक भयानक नॉइज भी होता है ना। तो इसको एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आप जब इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंच जाएंगे, आईआईटी जेईई वगैरह क्वालिफाई करने के बाद जब आप इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंचेंगे और आप जब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करेंगे, वैसे विद्यार्थी जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करेंगे वो पावर सिस्टम में 3rd ईयर में वो एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बहुत डिटेल में, पूरा मोटा एक चैप्टर होगा, तुम लोग उसको पढ़ोगे डिटेल में आने वाले समय में। लेकिन कुल मिलाकर के मोटा मोटी उसका एक नट एंड सेल में यही है कि जो क्लाउड्स होते हैं वो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी यानी रबिंग के कारण वो चार्ज हो जाते हैं, है ना। तो इस बात को भी कहीं नोट कर लो कि क्लाउड्स आर चार्ज्ड बाय रबिंग, ठीक है। तो आपको फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का आइडिया लग गया होगा। इसमें जो भी नोट करना है नोट कर लो, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट मेथड देखते हैं। हाँ तो विद्यार्थी लोग, अब हम लोग नेक्स्ट मेथड पे आते हैं, चार्जिंग बाय कंडक्शन, है ना, चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन, कंडक्शन में क्या है कि एक चार्ज्ड बॉडी को दूसरे बॉडी के साथ टच कराते हैं, कांटेक्ट में लाते हैं, तो क्या होगा, चार्ज फ्लो हो जाएगा। कैसे, देखो समझते हैं बात को। ये मान लो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी है और इस बॉडी के साथ कांटेक्ट में एक न्यूट्रल बॉडी को तुम लाए। ये क्या है, चार्ज्ड बॉडी, पहले से चार्ज्ड बॉडी था और ये क्या है, ये न्यूट्रल बॉडी है। तो जब इस न्यूट्रल बॉडी के साथ इस चार्ज बॉडी को ला करके जब इससे टच कराते हैं हम लोग, तो जो बॉडी ये बॉडी भी चार्ज होने लगेगा, है ना। इधर से चार्ज, इधर से कंडक्ट होना शुरू हो जाएगा। कंडक्शन का मतलब फ्लो हो जाएगा। चार्ज इस बॉडी से कंडक्ट होकर के इस बॉडी में आ जाएगा, तो जो बॉडी न्यूट्रल था वो बॉडी भी क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। इसका मतलब सिचुएशन कुछ ऐसा हो जाएगा कि इस बॉडी पर, जो बॉडी ओरिजिनल है, इस पर कुछ चार्ज बच जाएगा और जो दूसरा वाला बॉडी है ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाएगा। दूसरा वाला बॉडी भी पॉजिटिवली, टच करा दो इसको, दूसरा वाला बॉडी भी पॉजिटिवली चार्ज हो गया। सिमिलरली नेगेटिव चार्ज अगर इस बॉडी पर रहता और ये बॉडी न्यूट्रल होता, शुरू में न्यूट्रल कोई चार्ज नहीं है, तो नेगेटिवली चार्ज बॉडी को ला करके इसे टच कराते, कांटेक्ट कराते, तो नेगेटिव चार्ज इधर से फ्लो होकर के इधर चला जाता, है ना। अब देखिए, अब समझने वाला बात है। इसका एक दूसरा डायग्राम ऐसा भी हो सकता था कि ये एक बॉडी है, ठीक है। इस बॉडी में मान लो कि यहाँ पर इस बॉडी में सपोज करो कि नेगेटिव चार्ज है। इस बॉडी में मान लेते हैं कि नेगेटिव चार्ज है और ये एक न्यूट्रल बॉडी है। क्या है, न्यूट्रल बॉडी है, इसके ऊपर फिलहाल कोई चार्ज नहीं है। अब आपने क्या किया, इस दोनों को मान लो तुम, इस दोनों को, ये क्या है, ये दिस इज कंडक्टिंग वायर, ये कंडक्टिंग वायर है मान लो, है ना। इस कंडक्टिंग वायर से मान लीजिए इसको आप कांटेक्ट करा दिए,
तो क्या होगा, ये बॉडी इधर से चार्ज फ्लो होकर के इस बॉडी की तरफ जाने लगेगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो होकर के उस बॉडी की तरफ जाने लगेगा और ये बॉडी भी निगेटिवली चार्ज्ड हो जाएगा। ये बॉडी भी क्या हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। यानी कि बाद में सिचुएशन ऐसा होगा कि ये बॉडी और ये दूसरा छोटा वाला बॉडी जो है, ये दोनों बॉडी, इस पर भी निगेटिव चार्ज आ गया और इस पर भी नेगेटिव चार्ज आ गया। जो बॉडी न्यूट्रल था, ये बॉडी ए है, इसको बॉडी बी बोल दो। तो नाउ द सिचुएशन इज बॉडी ए बॉडी बी, इस पर से कुछ चार्ज उठ करके, नेगेटिव चार्ज उठ करके बॉडी बी पर चला गया, बॉडी बी भी चार्ज हो गया। तो दिस इज कॉल्ड चार्जिंग बाय कंडक्शन। लेकिन यहाँ एक सवाल है, यहाँ एक क्वेश्चन है कि इधर से चार्ज फ्लो होकर के बॉडी बी पर चार्ज जा रहा है, ऐसा पॉजिटिव चार्ज, अगर पॉजिटिव चार्ज रहता तो बॉडी बी भी पॉजिटिवली चार्ज हो जाता, ठीक है, बॉडी बी भी क्या होता, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता। लेकिन यहाँ क्वेश्चन ये है कि चार्ज इस बॉडी से इस बॉडी पर कब तक फ्लो होगा, कब तक चार्ज फ्लो होगा, जरा इस बात को सोचो, कब तक चार्ज होगा। कुछ बच्चे ऐसा बोल रहे हैं क्या कि सर दोनों पे चार्ज आधा आधा हो जाएगा, यानी कि अगर इस पर Q चार्ज था शुरू में, मान लो इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो हमारा सवाल ये है कि इस पे से कितना चार्ज उठ करके B पर चला जाएगा और A पर कितना चार्ज बचेगा। तो हो सकता है आपका आंसर हो Q/2 और Q/2, ऐसा है क्या दिमाग में, आधा आधा बट जाए दोनों में। ऐसा कोई ज़रूरी स्टूडेंट्स नहीं है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि दोनों पे आधा आधा। या हो सकता है कुछ विद्यार्थी का ये भी आंसर आ रहा हो कि सर इसका सारा का सारा चार्ज उठ करके बी पर आ जाएगा, यानी कि जो Q है वो सारा बी पर आ जाए और ए पर फिर कुछ नहीं बचे, ए न्यूट्रल हो जाए। ऐसा भी आंसर हो सकता है, किसी किसी के दिमाग में आ रहा हो, है ना। अच्छा, इस पर आते हैं हम लोग, ये Q/2 ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसा होगा, इस पर हम लोग आते हैं, इस पर फिर से हम लोग आएंगे। पहले जरा चलो क्लास 11th में, अब है ना, क्लास 11th में हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़े हैं, क्लास 11th में हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़े हैं। अगर फ्लूइड मैकेनिक्स को ठीक से पढ़े हो तो ज़रा याद करो वो दिन जब तुम फ्लूइड मैकेनिक्स को पढ़े थे, एक सवाल का जवाब दो। मान लो कि ये यू शेप्ड ट्यूब है, यू शेप्ड ट्यूब है ना, और बीच में मान लीजिए ये एक स्टॉपर है, क्या है, स्टॉपर, रोकने वाला, है ना, बीच में यहाँ एक स्टॉपर लगा दिए बीच में। अब इधर मान लीजिए आप इस कॉलम में मान लो कि तुम एक लिक्विड भर दिए, स्टॉपर लगा हुआ है तो लिक्विड यहां से आगे नहीं बढ़ पाएगा। अब हम स्टॉपर को हटा दें, यहां से खींच ले, तो लिक्विड क्या होगा, इधर से उधर फ्लो होकर के उस लिम्ब पे चढ़ना शुरू हो जाएगा, चढ़ेगा ना। अब हमको इस सवाल का जवाब दो कि लिक्विड कितना ऊपर जाएगा, कितना ऊपर जाएगा लिक्विड, और लिक्विड फ्लो करेगा क्यों, क्या दोनों में आधा आधा हो जाएगा लिक्विड, दोनों में बराबर बराबर, या किसी भी लिम्ब में ज़्यादा किसी में कम। देखिए ये आप फ्लूइड मैकेनिक्स में अगर आप पढ़े होंगे तो हम आपको यहाँ एक लॉजिक बताते हैं। अगर इस स्टॉपर को तुम हटा देते हो तो फ्लूइड इधर से उधर फ्लो होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है, हाई प्रेशर है, और वहाँ कोई प्रेशर फिलहाल नहीं है लिक्विड के कारण। तो जब आप स्टॉपर को हटा देते हैं तो फ्लूइड फ्लो कर रहा है इसमें। कौन फ्लो कर रहा है, फ्लूइड। क्यों फ्लो कर रहा है, प्रेशर डिफरेंस के कारण, प्रेशर डिफरेंस के कारण
इस स्टॉपर को हटा दोगे, इस स्टॉपर को अगर हम लोग हटा दें यहाँ से, तो इधर से लिक्विड इस कॉलम में चढ़ना शुरू हो जाएगा और इधर लिक्विड का लेवल डाउन होना शुरू हो जाएगा। इधर डाउन होगा, उधर अप होगा, और लिक्विड तब तक चढ़ेगा जब तक कि इस दोनों जगह पर प्रेशर सेम नहीं हो जाए। जितना प्रेशर यहाँ उतना प्रेशर यहाँ जिस दिन हो जाएगा उस दिन फिर फ्लूइड ऊपर बढ़ना बंद हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात क्या? तो यहाँ पर देखिए कौन फ्लो हो रहा है? फ्लूइड। किस कारण से फ्लो हो रहा है? प्रेशर डिफरेंस के कारण। और कब तक फ्लो करेगा? जब तक इस दोनों पॉइंट का प्रेशर सेम नहीं हो जाता है। प्रेशर सेम नहीं हो जाता है तब तक ये फ्लो करेगा। ये बात फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़े हैं हम लोग। एक एग्जांपल हम और देते हैं। हम लोग थर्मोडायनामिक्स पढ़े हैं क्लास 11th में, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। मान लो कि एक बॉडी है यहाँ, इसको हम कह दे बॉडी ए, है ना, दिस इज बॉडी ए, कंडक्टिंग बॉडी है मान लो, और ये 100 डिग्री सेल्सियस पर है। कितने पर है? 100 डिग्री सेल्सियस पर। बहुत गर्म है इसका मतलब। और सपोज करिए कि यहाँ हम एक बॉडी और ले लिए जिसको हम बोल दिए बॉडी बी। इसको हमने कह दिया बॉडी बी, जो मान लो 0 डिग्री सेल्सियस पर है। एक 100 डिग्री सेल्सियस पर है, दूसरा 100 डिग्री सेल्सियस पर है। अगर हम इस दोनों बॉडी को एक कंडक्टिंग बॉडी से अगर जोड़ दें तो क्या होगा बाबू? तो क्या होगा उस केस में? ये बॉडी ठंडा होना शुरू हो जाएगा और वो बॉडी गर्म होना शुरू हो जाएगा। मतलब इसका टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाएगा और उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि क्या हो रहा है? हीट फ्लो होने लगेगा। हीट फ्लो होगा फ्रॉम बॉडी ए टू बॉडी बी। यानी कि यहां क्या फ्लो हो रहा है? हीट। अब हमारा सवाल है तुम लोगों से कि हीट कब तक फ्लो होगा? कब तक फ्लो होगा? जब तक कि दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाए। बहुत विद्यार्थी इसका आंसर दे दिया होगा कि यहां पर ही क्या फ्लो कर रहा है? हीट। हीट फ्लोज। और हीट क्यों फ्लो कर रहा है बाबू? ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। और तब तक फ्लो होगा जब तक दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाए। जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाए। ये बात हम लोग थर्मोडायनामिक्स में पढ़े हैं बहुत। फिर कैलकुलेशन तुम लोग जानता है करने के लिए, जो लोग बढ़िया से पढ़ा उसको कैलकुलेशन भी आता होगा। एमएस डेल्टा टी, है ना। यहाँ पर तुम प्रेशर रो जी एच प्रेशर लिखते हो, वहाँ से हाइट वाइट जो निकालना है सब हम लोग कैलकुलेशन पढ़ चुके हैं क्लास 11th में, जानते हैं हम लोग डिटेल में। ठीक है। अब देखो फिजिक्स का दो ब्रांच हम तुमको दिखाए, एक फ्लूइड मैकेनिक्स है और एक थर्मोडायनामिक्स है। लेकिन देखो दोनों में समानता, यहाँ पर फ्लूइड फ्लो होता है, फ्लूइड फ्लोज, यहाँ फ्लूइड फ्लो होता है, वहाँ हीट फ्लो होता है। यहाँ फ्लूइड फ्लो होने का कारण क्या है? प्रेशर डिफरेंस। वहाँ हीट फ्लो होने का कारण क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस। यहाँ पर हीट फ्लूइड कब तक फ्लो होगा? जब तक दोनों जगह का प्रेशर सेम नहीं हो जाए। यानी कि जिसके कारण फ्लो हो रहा है वो सेम नहीं हो जाए। वहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस के कारण हीट फ्लो हो रहा है। कब तक फ्लो होगा? जब तक दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाए, है ना बाबू। एक गर्म चाय 100 डिग्री सेल्सियस पर एक चाय कप में चाय ला करके यहाँ टेबल पर अभी अगर हम रख दें तो चाय क्या होगा? और गर्म होने लगेगा, ठंडा होगा। कब तक ठंडा होगा? ठंडा होकर बर्फ बन जाएगा। तब तक ठंडा होगा जब तक कि उसका टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के बराबर नहीं हो जाए, है ना। हीट फ्लो होगा चाय से, कप में जो चाय भरा हुआ वहां से फ्लो होगा एटमॉस्फेयर में। और अगर हम यहाँ बर्फ ला करके रख दें, आइस का टुकड़ा ला करके टेबल पर रख दें तो क्या होगा? हीट फ्लो होगा एटमॉस्फेयर से आइस में, तो आइस का टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा, वो वाटर बन जाएगा। वाटर बन के क्या होगा? उसके बाद क्या भाप बन के उड़ जाएगा आसमान में? नहीं, वो तब तक उसका टेम्परेचर बढ़ेगा जब तक कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के बराबर नहीं हो जाए। ये सब बात आप जानते हैं अगर आप हीट एंड थर्मोडायनामिक्स अगर आप पढ़े हैं, और डेली लाइफ में भी ऐसा हम लोग देखते हैं।
अब हम आते हैं क्लास 12th में जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे। हम लोग अभी एक डायग्राम बनाए कि यहाँ एक बॉडी है जिस पर पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी ले लो, पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं। ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज था और इसके बगल में तुमने एक और बॉडी लिया और इस दोनों बॉडी को तुम कनेक्ट कर दिए, तो क्या होगा? क्या फ्लो कर रहा है? चार्ज। चार्ज क्यों फ्लो करेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस के कारण। डरना नहीं है नाम सुन करके, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या बोल दिया ये अचानक से, कैसा परमाणु बम गिरा दिया, नहीं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे बहुत दिन के बाद, बहुत ये सब बहुत आगे फिर हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। अभी फिलहाल दिमाग में सेट करो कि जैसे यहाँ पर प्रेशर डिफरेंस और टेम्परेचर डिफरेंस है, वैसे इस दोनों बॉडी के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस है। इसका अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कुछ और है, इसका अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कुछ और है। तो डिफरेंस के कारण यहाँ पर क्या होगा? चार्ज फ्लोज। किस चीज के कारण चार्ज फ्लोज? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। अगर यहां नहीं दिखाई पड़ रहा है तो यहां लिख रहे हैं चार्ज फ्लोज ड्यू टू व्हाट? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस के कारण। पढ़ेंगे हम लोग इसको पढ़ेंगे, डरना नहीं है, नाम सुनो वो भी सिर्फ दिमाग में सेट करो। और तब तक चार्ज फ्लो होगा एक बॉडी से दूसरे बॉडी तक, तब तक फ्लो होगा जब तक कि दोनों बॉडी का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए। पोटेंशियल सेम, जिस दिन दोनों बॉडी का पोटेंशियल सेम हो जाएगा उस दिन चार्ज फ्लो होना बंद हो जाएगा। देखो फिजिक्स का हम तुमको 3 ब्रांच दिखा दिए आज। एक फ्लूइड है जो तुम पढ़ चुका है, दूसरा थर्मोडायनेमिक्स है जो तुम पढ़ चुका है, और तीसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है जो तुम अभी पढ़ रहे हो। तीनों 3 ब्रांच है फिजिक्स का, लेकिन तीनों का वर्किंग प्रिंसिपल, तीनों का नेचर, बिहेवियर देखो सेम है। और यही खूबसूरती है फिजिक्स का। यहाँ विद्यार्थी लोग 2 मिनट तुम लोगों का हम टाइम लेंगे। एक चीज़ यहाँ पर दिमाग में समझ सेट कर लें आप लोग कि फिजिक्स सब्जेक्ट बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। अब बहुत विद्यार्थी सोच रहा होगा पागल हो गया, लगता है फिजिक्स को आसान बोल रहा है। फिजिक्स सच में आसान सब्जेक्ट है। आप एक धारणा बना लिए हैं, खास करके मेडिकल के विद्यार्थी जो हैं, आप लोगों ने एक धारणा बना लिया है कि फिजिक्स सब्जेक्ट का मतलब ही है सब्जेक्ट बहुत टफ है, बहुत अनाप शनाप है, इसमें बहुत कुछ समझ में नहीं आता है। ऐसा नहीं है, ये बहुत इसके खूबसूरती को आप जिस दिन समझ गए उस दिन जो है ये सब्जेक्ट आपका फेवरेट हो जाएगा, है ना। नेचर जो है वो लगभग देखिए फिजिक्स कुछ बिंदुओं के इर्द गिर्द पूरा फिजिक्स घूमता है। उन्हीं बिंदुओं को आप जिस दिन समझ गए उस दिन जो है ये सब्जेक्ट आपको आसान लगने लगेगा। मेडिकल के विद्यार्थी खास करके जो हैं वो थोड़ा ध्यान से सुने मेरे लेक्चर को। इंजीनियरिंग और मेडिकल दोनों विद्यार्थी देखते हैं। मेडिकल के विद्यार्थी जो हैं वो उनमें एक धारणा बना हुआ है, रटना, याद करना, और रटने का एक धारणा तुम्हारे दिमाग में, तुम सभी के दिमाग में बैठ गया है और आप फिजिक्स सब्जेक्ट को भी रटने लगते हैं। आपके दिमाग में किसी ने बैठा दिया है कि बायो रटने वाला सब्जेक्ट है। इस चीज़ को दिमाग से निकाल लीजिए। कोई टीचर अगर ऐसा बोलता है कि बायो को रट लेना है, देन इट इज़ वेरी हॉरिबल सिचुएशन। बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है, आप अगर बायो पढ़ रहे हैं, बॉटनी और जूलॉजी, तो उसमें भी आपको सब कुछ समझना है। बाकी वैज्ञानिकों का नाम किसने खोजा, है ना। अगर एक छोटा सा एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं, अगर मान लीजिए आप साइटोलॉजी पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में अगर आप पढ़ रहे हैं, तो सेल को किसने खोजा, कब खोजा, कैसे खोजा, ये सब रटना है, नाम याद करना पड़ेगा। नाम याद करना है लेकिन काम तो समझना है ना दोस्त, है ना। सेल का स्ट्रक्चर के बारे में अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें न्यूक्लियस है, डीएनए है, साइटोप्लाज्म है, गोल्गी बॉडी है, माइटोकॉन्ड्रिया है,
सबको किसी किसी वैज्ञानिकों ने खोजा, कभी कभी किसी ईस्वी में खोजा, खोजता कोई है, नाम कोई और उसका रख देता है, सभी का नाम आपको याद करना पड़ता है। दैट इज डिफरेंट थिंग, वो आपको तो याद करना पड़ेगा, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है और उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, उसका मैकेनिज्म क्या है, ये आपको तो समझना पड़ेगा। ये तो आप समझेंगे, इस चीज़ को समझने वाला सब्जेक्ट है। बायोलॉजी पूरी तरीके से समझने वाला सब्जेक्ट है, और समझने वाला सब्जेक्ट है तभी तो जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी जैसा चीज़ है। आज लोग जो है बायोलॉजी में इतना सारा खोज, नया नया खोज हो रहा है, वो क्या रट करके हो रहा है, रटने से हो रहा है? बिल्कुल नहीं, वो सब समझने का चीज़ है, लोगों ने कॉन्सेप्ट को समझा है। तो आप कोई भी सब्जेक्ट मेरे हिसाब से तो दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट है, अगर आप उसको पढ़ रहे हैं, काहे नहीं आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, चाहे आप काहे नहीं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आप पढ़ रहे हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में क्या है लिखा हुआ, ये भले आपको रटना पड़ेगा किस आर्टिकल में क्या है, लेकिन उस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ, उसका अर्थ क्या, वो तो समझने वाला चीज़ है, वो तो आपको समझना पड़ेगा विद्यार्थियों, है ना। तो आप रटने की मानसिकता से आप बाहर निकलें, रटने की चीज़ को आप हटाएं और हर चीज़ को समझें। अब फिजिक्स अगर हम पढ़ रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होता है, ये फॉर्मूला रटना है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर लगाएंगे कहाँ पर, किस जगह इसको यूज करेंगे, वो तो समझना ही पड़ेगा। इधर आप इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हो या आप मेडिकल की तैयारी कर रहे हो, है ना। तो इस मानसिकता से बाहर निकलो, फिजिक्स की खूबसूरती को समझो, फिजिक्स सब्जेक्ट को बदनाम मत करो तुम लोग बाहर की, ये बहुत ही घटिया सब्जेक्ट है, ये बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है ना। आप अगर कोलिजन चैप्टर अगर आप पढ़े हैं 11th क्लास में, तो कोलिजन में इलास्टिक कोलिजन जब पढ़ते तो वहाँ एक फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं, m1 m2 u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर बाई 2 m1 प्लस m2। जो लोग पढ़ा होगा वो ये फॉर्मूला समझ रहा होगा कहाँ पर आता है। ये क्लास 11th का कोलिजन चैप्टर में ये फॉर्मूला है। और जब अभी क्लास 12th में जब हम लोग कैपेसिटर चैप्टर पढ़ेंगे, क्लास 12th में आने वाले चैप्टर में कैपेसिटर नाम का चैप्टर होगा, जो पास आउट विद्यार्थी हैं वो कैपेसिटर चैप्टर पढ़े होंगे, उनको पता होगा। कैपेसिटर चैप्टर में भी एक फॉर्मूला होता है, यहाँ हम लिख दे रहे हैं C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर बाई 2C1 प्लस C2। जरा दोनों फॉर्मूला को देखो, दोनों फॉर्मूला का हुलिया सेम लग रहा होगा बहुत कुछ। m1 m2 u1 माइनस v2 का उसका बाय 2 m1 प्लस m2, उधर c1 c2 v1 माइनस v2 का उसका बाय 2 c1 प्लस 2 c2, है ना। अब देख, ये मैकेनिक्स क्लास 11th का है और वो कैपेसिटर चैप्टर है, लेकिन दोनों फॉर्मूला को देखो सेम है, क्योंकि दोनों जगह का जो प्रिंसिपल है वो लगभग सेम है ना। तो आप खूबसूरती को समझे फिजिक्स का, है ना। सब्जेक्ट आपको अच्छा लगने लगेगा। हो सकता है भाषण बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो अब हम लोग आते हैं वापस से टॉपिक पर, है ना। तो चार्जिंग बाय कंडक्शन, हम लोग यहाँ पर चार्जिंग बाय कंडक्शन हम लोग पढ़ लिए। कंडक्शन में हम तुमको बता दिए कि दो बॉडी को जब हम लोग कांटेक्ट में लाते हैं तो चार्ज फ्लो होता है, एक बॉडी से दूसरा बॉडी, और दूसरा बॉडी भी चार्ज हो जाता है, बॉडी को कांटेक्ट में लाना होता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड चार्जिंग बाय कंडक्शन। आपको यहाँ पर सिर्फ याद ये रखना है कि चार्ज कब तक फ्लो होगा, जब तक कि दोनों का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए। और ये बात और क्लियर हो जाएगा जिस दिन हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल चैप्टर पढ़ लेंगे, है ना। अभी दिमाग में सिर्फ आप सेट करें इस बात को, ठीक है। अब जो लिखने का मन करे लिख लो। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप इसको नोट कर लिए हैं तो अब हम लोग देख लेते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन प्रोसेस ऑफ चार्जिंग जो है, इसमें क्या है, किसी एक बॉडी को हम लोग चार्ज करते हैं बिना किसी दूसरे बॉडी के साथ फिजिकल कांटेक्ट में लाए हुए, यानी कि दूर से ही हम किसी बॉडी को चार्ज कर दें, दैट इज चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है। अभी डायग्राम बनाएंगे, बात क्लियर हो जाएगा। देखिए फॉर एग्जांपल कि मान लेते हैं कि ये
इबोनाइट का रड ले लो, निगेटिवली चार्ज्ड इबोनाइट का रड ले लिया, समझने के लिए लिए है, निगेटिवली चार्ज्ड इबोनाइट रड है। इसको हम लोग इस बॉडी के साथ, अब एक बात यहां पर समझ ले, जिस बॉडी को चार्ज करना है उसको हमेशा हम लोग रखेंगे इंसुलेटिंग स्टैंड पर, है ना। इस बात को दिमाग में विद्यार्थी याद रखना, ये हमेशा स्टैंड रहेगा इंसुलेटिंग, इंसुलेटिंग स्टैंड के साथ इसको रखना है, ठीक है। इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर इसको हमको रखना है। अगर इंसुलेटिंग स्टैंड पर इसको अगर नहीं रखोगे तो क्या होगा, इस बॉडी पर अगर कुछ चार्ज अगर रहेगा तो ये बॉडी सीधे अर्थ में चला जाएगा, है ना। बताया अभी ना कि अर्थ गुड कंडक्टर होता है, तो ये बॉडी कभी चार्ज ही नहीं हो पाएगा। तो हमेशा इसको इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखें। अब देखिए, जब आप किसी बॉडी को, किसी चार्ज्ड बॉडी को जब आप इस बॉडी के सामने लाए, ये बॉडी कैसा बॉडी है याद रखना अभी यहाँ पर कि इट इज मेटेलिक स्फेयर, ये मेटेलिक स्फेयर है, लिख दे रहे हैं ऊपर में मेटेलिक स्फेयर, दिस इज मेटेलिक स्फेयर। इसको इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर आप रखे हैं ताकि इसका अर्थ के साथ कांटेक्ट नहीं हो, ठीक है। अब जब आप एक चार्ज्ड रॉड को इसके ठीक नज़दीक में लाते हैं तो देखो क्या होगा, ये चूंकि मेटल है तो इसके सरफेस पर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो इलेक्ट्रॉन को इसके कारण रिपल्सन महसूस होगा। क्या महसूस होगा? रिपल्सन, है ना। तो इसका सरफेस का सारा इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके दूसरे वाले सरफेस पर चला जाएगा, अपोजिट साइड चला जाएगा। तो इधर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया, इधर साइड का इलेक्ट्रॉन इसके रिपल्सन के कारण उधर चला गया, उस तरफ चला गया, तो उधर निगेटिवली चार्ज, उधर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन जो उधर जमा होने लगा और इधर पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो अभी क्या हुआ, इसी को कहते हैं इंडक्शन, है ना। बॉडी दूर से ही बॉडी पर चार्ज जमा होने लगा, इंड्यूस्ड चार्ज इसको बोलते हैं। लेकिन यहां पर पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड ये है कि इस बॉडी पर, ये बॉडी पहले से न्यूट्रल था, अभी भी न्यूट्रल ही है, कोई नेट चार्ज इसके ऊपर नहीं है, खाली निगेटिव चार्ज एक जगह से दूसरे जगह बदला है। दिस इज कॉल्ड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ है सरफेस पर। तो इसका मतलब पहले भी न्यूट्रल था तो अभी भी न्यूट्रल है, इसके ऊपर अभी तो नेट चार्ज कुछ आया नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहां तक इंडक्शन हो गया, इंड्यूस हो गया, चार्ज इंड्यूस हो गया, दूर से ही ये बॉडी इंडक्शन होना शुरू हो गया इस पर। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, अर्थिंग कर देंगे। क्या कर दिया, अर्थिंग। हो सकता है कलर पता नहीं चल रहा हो, यह रेड कलर के चौक से ही दिखाने का प्रयास किया गया है। इस बॉडी को अर्थिंग करिए, ये कंडक्टिंग वायर और वायर का दूसरा एंड को अर्थ के अंदर डाल दिया, ये धरती है अपना, अर्थ के अंदर इसको डाल दिया गया, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, इस बॉडी पर इधर जो इलेक्ट्रॉन जो जमा हुआ था वो सब इलेक्ट्रॉन फ्लो होकर के अर्थ में चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो, इधर से अर्थ में फ्लो होके सारा इलेक्ट्रॉन अर्थ में चला गया। तो अब क्या होगा, सिचुएशन क्या बन जाएगा, ए बॉडी हो जाएगा, फाइनली दिस बॉडी बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड। ये बॉडी फाइनली पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। तो जो बॉडी न्यूट्रल था वो बॉडी अब चार्ज्ड हो गया। लेकिन चार्जिंग का मैकेनिज्म को समझें आप बात को ध्यान से, कि नेगेटिव चार्ज बॉडी को जब इसके सामने लाएं तो इधर इलेक्ट्रॉन रिपेल होकर के बॉडी के सरफेस पर रिपल्सन के कारण एक तरफ जमा हो गया, दूसरी तरफ ऑटोमेटिक पॉजिटिव आ गया, इसको अर्थिंग कर दी तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होकर के अर्थ में चला गया
और बॉडी पर ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इस रॉड को दूर हटा लो इससे, बात खत्म, बॉडी चार्ज हो गया। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या, ध्यान से समझो। जब आप नेगेटिवली चार्ज्ड रॉड को लाए तो बॉडी क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज्ड। कौन फ्लो किया, इलेक्ट्रॉन अर्थ में फ्लो किया। अगर क्वेश्चन है आप ही लोगों के लिए, अगर मान लीजिए आप पॉजिटिव चार्ज रॉड को अगर आप ले करके आते एक स्फेयर के नज़दीक में, यही काम अगर हम पॉजिटिव चार्ज बॉडी के लिए अगर हम लोग करें तो क्या होगा, इधर कौन जमा होगा, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होगा। अट्रैक्ट होकर के बॉडी के एक तरफ इलेक्ट्रॉन जमा होने लगेगा तो ऑटोमेटिक दूसरे तरफ क्या आ जाएगा बाबू, पॉजिटिवली चार्ज। यहां तक क्रिस्टल क्लियर है, यस। अब क्या करोगे, इस बॉडी को अर्थ कर दोगे। तो अर्थ करने पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अर्थ से बॉडी में फ्लो करेगा। इलेक्ट्रॉन फ्लोज, अर्थ से फ्लो होकर के बॉडी में जमा होने लगेगा और फाइनली क्या होगा, बॉडी बन जाएगा नेगेटिवली चार्ज्ड। देखो मैकेनिज्म समझ में आया क्या हुआ। जब आप पॉजिटिव लाते हैं तो बॉडी बन जाता है नेगेटिवली चार्ज्ड। यहां जब नेगेटिव लाए थे तो बॉडी बन गया पॉजिटिवली चार्ज्ड। उसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन फ्लो होकर अर्थ में गया और यहाँ अर्थ से इलेक्ट्रॉन फ्लो होकर के बॉडी में आया। अर्थ शुरू में ही हम बताए थे, क्लास शुरू जब हुआ था कंडक्टर्स में, कि अर्थ एक अच्छा कंडक्टर है, इलेक्ट्रॉन को आने भी देता है और इलेक्ट्रॉन को जाने भी देता है। यहाँ जा रहा है वहाँ आ रहा है। समझ में आया, मामला क्लियर है। दिस इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। समझ में आया मामला, समझ गया तो इस पूरे प्रोसेस को नोट कर लो। हाँ, तो अगर ये नोट हो गया है तो अब हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, एक बढ़िया क्वेश्चन बनाते हैं। एक क्वेश्चन समझते हैं हम लोग, स्पेशल केस टाइप का है, उससे भी कुछ कॉन्सेप्ट तुम लोग सीख ही जाओगे। ध्यान से देखना। क्वेश्चन है, मान लो कि हम तुमको बोले कि तुम्हारे पास दो स्फेयर है, एक स्फेयर ये है और एक आइडेंटिकल स्फेयर है, दोनों एक दूसरे से टच हो रहा है। ये भी एक स्फेयर है, ये भी एक स्फेयर है, बोथ आर मेटेलिक स्फेयर। कैसा स्फेयर है बाबू, मेटेलिक, मेटेलिक स्फेयर है, आइडेंटिकल है दोनों, आइडेंटिकल मेटेलिक स्फेयर है, दोनों एक दूसरे के साथ टच हो रहा है। अब तुम क्या किए, इसके सामने जो है तुम क्या किए, तुम इसके सामने एक पॉजिटिव चार्ज रॉड को तुम इसके सामने लाए। तो अब बताओ क्या होगा, क्या क्या होगा। इसका नाम हम दे दे रहे हैं स्फेयर ए, स्फेयर ए बोल देते हैं इसको, और इसको हम लोग स्फेयर बी बोल देते हैं। अब क्या होगा, व्हाट विल हैपन, देखते हैं। देखो इधर पॉजिटिव चार्ज है तो इधर क्या होगा, इस स्फेयर पर नेगेटिव चार्ज। अगर ये नहीं होता, अगर ये नहीं होता तो थोड़ी देर पहले भी पढ़े हम लोग, क्या होता है, इधर होने लगता नेगेटिव चार्ज जमा होने लगता और इधर पॉजिटिव चार्ज जमा होने लगता है। अभी थोड़ी देर पहले देखा इस चीज को, देखा कि नहीं देखा, हाँ देखा है। लेकिन चूंकि एक दूसरा स्फेयर को तुम टच में रखे हुए हो तो क्या होगा, इधर का पॉजिटिव उठ करके इस बी पर चला जाएगा, लेकिन वो इधर जमा होने लगेगा दूसरे साइड में। सिचुएशन बिकम्स दिस। यहां तक क्लियर है। दोनों न्यूट्रल था पहले से मेटेलिक स्फेयर। जैसे आप एक पॉजिटिव चार्ज रॉड को लाए तो एक तरफ नेगेटिव हो गया, दूसरा पॉजिटिव होना चाहिए था, जो कहाँ चला गया, बी में। इसका मतलब देखो ध्यान से, बी पर एक नेट पॉजिटिव चार्ज आ गया है बी पर।
और ए पर एक नेट नेगेटिव चार्ज आ गया है। ठीक है, बी गेट्स नेट पॉजिटिव चार्ज, ए गेट्स नेट नेगेटिव चार्ज। यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब ध्यान से सुनो एक चीज और। अगर ए पर मान लो क्यू चार्ज है नेगेटिव, तो बी पे कितना चार्ज होगा? बी पर कितना होगा? उतना ही होगा। ऐसा फीलिंग आ रहा है, अंतरात्मा का आवाज आ रहा है कि यहाँ माइनस क्यू है तो इस पर प्लस क्यू होगा, दोनों तो भाई है, दोनों सेम है ना, तो दोनों बॉडी पे सेम चार्ज होगा, ऐसा फीलिंग तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा। ठीक है, सही। मान लेते हैं कि आपने इस पर बोला कि यहाँ माइनस क्यू, तो यहाँ इस पर प्लस क्यू आएगा। अच्छा, हमको एक बात बताओ कि अगर दोनों स्फेयर अगर मेटेलिक स्फेयर है लेकिन मेटल अलग अलग होता, अगर मान लो एक कॉपर होता एक एल्युमिनियम होता, तो दो सवाल है फिर यहाँ पर कि एक अब आइडेंटिकल स्फेयर नहीं है, खाली साइज सेम है दोनों का, लेकिन एक कॉपर है और एक एल्युमिनियम है, तो दोनों पे क्या होगा? इक्वल चार्ज होगा क्या? होगा क्या? सोचो इस चीज को। एक सवाल है। दूसरा सवाल है कि मान लीजिए कि दोनों स्फेयर बड़ा छोटा होता, एक ऐसा और एक दूसरा ऐसा होता, छोटा बड़ा होता, तब दोनों पे चार्जेस क्या होते? इक्वल होते क्या? तो नहीं सर, इक्वल कैसे होगा? वो तो बड़ा है वो छोटा है, दोनों पे अलग अलग चार्ज होगा सर। अब क्या होगा वो आप जानिए सर, लेकिन हमारा आंसर तो ये है कि दोनों पे अलग अलग चार्ज होगा। और हाँ सर, अगर दोनों अलग अलग मटेरियल का है तब पर भी अलग अलग चार्ज होगा। ऐसा आंसर तुम लोग दे रहे होगे। देखो, समझते हैं बात को, है ना। देखिए, आप जब यहाँ पॉजिटिव चार्ज को लाए इसके नज़दीक, तो इस पर नेगेटिव आ गया, इस पर पॉजिटिव आ गया, इस पर हमको कहीं कोई डाउट नहीं होना है। ठीक है, लेकिन देखो शुरू में ये दोनों, अगर हम इसको याद करो, हम लोग एक प्रिंसिपल पढ़े थे चार्ज का, जब हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे तो वहाँ तुमको हम एक चीज़ पढ़ाए थे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड। तो सोचो कि इस चार्ज रॉड को लाने से पहले दोनों बॉडी पे नेट चार्ज कितना था? 0। तो जब तुम इसको इसके नज़दीक लाए हो तो इस पर भी कुछ चार्ज नेगेटिव आ गया और इस पर पॉजिटिव आ गया। इस पर मान लो कि x, सपोज करो इस पर नेगेटिव x चार्ज आया और इस पर मान लो कि पॉजिटिव y चार्ज आया, तो x और y को जोड़ करके कितना होना चाहिए? 0। क्यों 0? क्योंकि शुरू में क्या था? न्यूट्रल था, 0 था। दोनों मिला के शुरू में नेट चार्ज, ये आइसोलेटेड सिस्टम अगर मान लें अगर इसको हम लोग, तो एक आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज कंजर्व रहता है। ऐसा पढ़ा चुके हैं हम, जो भी चीज़ पढ़ाते हैं वो लाइन बाय लाइन दिमाग में सेट रहना चाहिए। जो भी चीज़ पढ़ाया गया है लाइन बाय लाइन दिमाग में सेट रहना चाहिए, तभी ज़िंदगी का असली आनंद आएगा। जो बताए हैं लाइन बाय लाइन वो कहीं ना कहीं आते रहेगा। तो देखिए, शुरू में जब ये दोनों स्फेयर पे नेट चार्ज 0 था, तो बाद में भी नेट चार्ज 0 होना चाहिए, एज पर चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल। तो इस पर अगर x चार्ज है, इस पर अगर y चार्ज है, तो x प्लस वाई 0 हो गया। इसका मतलब y इक्वल टू माइनस एक्स हो गया, मतलब y का वैल्यू x के साथ बराबर ही होगा, लेकिन माइनस साइन के साथ। इसका अर्थ क्या है? इसका बहुत बड़ा मतलब निकल रहा है। इसका मतलब ये है कि दोनों स्फेयर पर सेम चार्ज होगा, एक पर पॉजिटिव और एक पर नेगेटिव होगा, लेकिन दोनों पे सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज होगा। और ये इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि दोनों स्फेयर किस मटेरियल का बना है, कॉपर एल्युमिनियम का बना है कि किस मटेरियल का बना है, एक बड़ा है कि एक छोटा है। बड़ा छोटा कैसा भी स्फेयर रहे, इस केस में फिलहाल तो यही समझ में आ रहा है कि दोनों पे चार्ज सेम होंगे। यहाँ तक बात समझ में आया? इससे हम लोग ये कंक्लूजन निकाल पा रहे हैं कि दोनों स्फेयर पे चार्ज सेम होगा, अपोजिट नेचर का होगा, भले ही क्यों ना दोनों का मटेरियल अलग अलग रहे, भले ही क्यों ना एक बड़ा और एक छोटा रहे, मतलब साइज डिफरेंट रहे, लेकिन चार्ज दोनों पे सेम होगा, सेम चार्ज होगा दोनों पे। समझ में आ गया मामला? यहाँ तक समझ में आया बाबू? केस स्टडी कर रहा है,
ठीक है। आज यहाँ तक बात हमको समझ में आ गया, समझ में आ गया तो यहाँ तक जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो, वीडियो पॉज करो और नोट कर लो, जल्दी से वीडियो पॉज करो, नोट कर लो। अब आगे देखते हैं। यहां तक तो हम बात समझ में आ गया हम लोगों को कि जब हम लोग दोनों अब फिर से दोनों मेटलिक स्फीयर को आइडेंटिकल मान लो, ठीक है। तुम एक पॉजिटिव चार्ज रॉड को इसके नजदीक लाए तो एक तरफ नेगेटिव और दूसरी तरफ पॉजिटिव आ गया। अब यहां फिर हमारा अगला सवाल तुमसे ये है कि बिना दोनों स्फीयर को अलग किए हुए अगर हम इस रॉड को दूर हटा दें, यहां से दूर ले जाएं तो क्या होगा। ये दोनों स्फीयर को ऐसे ही टच में रखो और इसको अगर दूर लेके चले जाओ तो क्या होगा। अगेन चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट्स, अगेन चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट्स, चार्ज फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट होगा एंड बोथ द स्फीयर्स become neutral। ओ बाबा, दोनों स्फीयर न्यूट्रल हो जाएगा। क्यों ऐसा? देखिए ये आया तो खलबली मचा दिया, इसको नेगेटिव और इसको पॉजिटिव कर दिया। ये जब चला जाएगा तो फिर से क्या होगा, ये जब चला गया तो ये नेगेटिव उठ करके उधर चला जाएगा तो ये भी न्यूट्रल हो जाएगा, ये भी न्यूट्रल हो जाएगा। तो फिर से शुरू में जैसा सिचुएशन था वैसा हो जाएगा। ये हो गया केस फर्स्ट। बिना इस दोनों को अलग किए हुए इसको आप दूर कर दिए। दूसरा केस हम तुम लोगों से ये पूछ रहे हैं कि इसको वही रहने दो, इसको वहीं रहने दो और स्फीयर ए और स्फीयर बी को अब तुम अलग अलग कर दो, इसको वहीं रहने दो। अब इस दोनों को अलग करो। पहले वाले केस में क्या किए थे, इस दोनों को टच किए हुए थे, इसको पहले हटा लिए। इस बार इसको वहीं रहने दो, पहले इस दोनों को हटाओ तो क्या होगा सोचो। इसको वहीं छोड़ दोगे और इस दोनों को अगर हटा लेंगे, दोनों को अगर एक दूसरे से दूर कर दोगे तो इस स्फीयर पे जो नेगेटिव एक तरफ जमा है वो पूरे स्फीयर पर नेगेटिव हो जाएगा और इस पर पॉजिटिव सब तरफ आ जाएगा। अब इसको हटा लो तो दोनों स्फीयर क्या हो गया, चार्ज्ड हो गया हमेशा के लिए। समझ में आया मामला क्या? एक सिचुएशन से हम बहुत कुछ समझाने का प्रयास किए हैं, आप इसको नोट कर लें। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एकदम एक लाइन का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द अट्रैक्शन ऑफ पेपर पीसेस by a charged comb, है ना। एक चार्ज्ड कॉम्ब, कॉम्ब मतलब कंघी, कैसे चार्ज होता है, जब हम लोग उसको सूखे हुए बाल में जब हम लोग कंघी को रगड़ते हैं, रब करते हैं तो क्या होता है, कॉम्ब बिकम्स चार्ज्ड और वो कागज के टुकड़े को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ये बात हम लोग बचपन के क्लासेस में पढ़े हैं, बचपन में पढ़े हैं, देखे भी हैं करके, बहुत लोग देखा भी होगा, देख तो लिए करके, लेकिन अब उसको एक्सप्लेन करिए आखिर ऐसा होता क्यों है, कैसे ऐसा होता है। तो देखिए, कॉम्ब को जब आप रबिंग करते हैं अपने बाल में, देन कॉम्ब becomes positively charged। कॉम्ब क्या हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाता है।
और जब उसको तुम किसी कागज के टुकड़े के सामने, मान लो ये एक पेपर पीस है, ये पेपर पीस है मान लो, इस पेपर पीस के नज़दीक में, अच्छा इस पेपर पीस पर कोई चार्ज नहीं था बाबू, ये तो न्यूट्रल है, ये तो न्यूट्रल है। अब मेरे हाथ को कॉम्ब समझ लो, जब तुम चार्ज्ड कॉम्ब को इस पेपर पीस के सामने में लाते हो तो हाथ पर क्या है, हाथ मतलब कॉम्ब पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो इस पेपर पीस के एक तरफ नेगेटिव चार्ज जमा होने लगता है और दूसरे तरफ पॉजिटिव चार्ज जमा होने लगता है, और ऊपर हमारा कॉम्ब जो है ये ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव में क्या होगा, अट्रैक्शन, और ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव में क्या होगा, रिपल्सन। लेकिन देयर विल बी अ नेट अट्रैक्शन, एक नेट अट्रैक्टिव फोर्स बचेगा, एंड दैट्स वाई दिस पेपर पीस गेट्स अट्रैक्टेड टू द कॉम्ब। समझ में आया मामला क्या? एकदम जो प्रोसेस बताए हैं इस प्रोसेस को दिमाग में सेट रखो, कभी भी कोई तुमसे पूछ दे तो तुम ऐसे एक्सप्लेन कर पाओ, ठीक है। अब यहाँ एक समझने वाला बात है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, इस ये क्वेश्चन हम जो लिए हैं, ये ऐसा नहीं कि सड़ा हुआ क्वेश्चन ले लिया, इससे हम कुछ समझाने का तुमको प्रयास कर रहे हैं। देखिए कॉम्ब से पेपर पीस अट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन पेपर पीस पे कोई चार्ज, नेट चार्ज था क्या? नहीं, पेपर पीस पहले से न्यूट्रल था, पेपर पीस पहले से न्यूट्रल था, लेकिन फिर भी क्या हुआ, फिर भी अट्रैक्शन हुआ। इसका मतलब अट्रैक्शन हो रहा है दो बॉडी के बीच, तो इसका कोई गारंटी नहीं है कि बॉडी पर नेट चार्ज हो, ऐसा कोई गारंटी अट्रैक्शन से नहीं है, ठीक है। क्योंकि अट्रैक्शन एक चार्ज्ड और एक अनचार्ज्ड बॉडी के बीच भी हो सकता है, जो इस एग्जाम्पल से क्रिस्टल क्लियर है। इस एग्जाम्पल से एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि अट्रैक्शन जो है वो एक चार्ज्ड बॉडी और एक अनचार्ज्ड बॉडी के बीच भी हो सकता है। इसीलिए अट्रैक्शन से हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि बॉडी चार्ज्ड हो, नहीं बोल सकते। इसीलिए रिपल्सन इज द श्योरेस्ट टेस्ट ऑफ चार्जिंग। कोई बॉडी पर नेट चार्ज है कि नहीं है, ये श्योर आप कैसे कर पाएंगे? रिपल्सन से, क्योंकि रिपल्सन हमेशा चार्ज्ड बॉडी के बीच होगा, अट्रैक्शन चार्ज्ड और अनचार्ज्ड बॉडी के बीच भी हो सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको दिमाग में सेट रखें। मैग्नेटिज्म जब पढ़ेंगे तो वहाँ भी तुमको बताएंगे कि रिपल्सन इज द श्योरेस्ट टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म, है ना, वहाँ भी बताएंगे। अभी मैग्नेटिज्म तो बहुत दूर है, दिल्ली दूर है अभी, यहाँ पर अभी हम लोग समझ लेते हैं इस बात को। ये इसको नोट कर लो, ठीक है, वीडियो को पॉज करो और इसको नोट कर लो। चलो इसको नोट कर ले। तो अब एक दूसरा क्वेश्चन तुमको हम कॉन्सेप्ट सिखाते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। क्वेश्चन है, कैन होल चार्ज ऑफ ए बॉडी बी ट्रांसफर्ड टू अनदर बॉडी? सर क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया, अंग्रेजी में लिखे हैं आप, है ना, तो हिंदी में समझा देते हैं कि क्या किसी बॉडी का सारा चार्ज किसी दूसरे बॉडी को ट्रांसफ़र किया जा सकता है क्या? मतलब कहने का ये मतलब है कि अगर मान लो कि इस बॉडी पर हम मान लो कि पॉजिटिव चार्ज इस बॉडी पर सपोज करो कि है, इस बॉडी पर मान लो Q पॉजिटिव चार्ज है। अब हम चाहते हैं कि ये सारा का सारा चार्ज किसी दूसरे बॉडी में जो पहले से न्यूट्रल है, इस बॉडी में इसका सारा चार्ज उठ के उधर चला जाए उस बॉडी में। तो क्या ऐसा कभी संभव है? अगर इस दोनों को ऐसे कनेक्ट कर दोगे अगर, तो अभी बताएं ना हम थोड़ा देर पहले कि इसका सारा का सारा चार्ज उठ करके उस पर नहीं आएगा। चार्ज कब तक फ्लो करता है? जब तक कि दोनों का
हाँ, दोनों के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए, है ना। तो इस बॉडी का हम ये चाहते हैं कि इस बॉडी का सारा चार्ज उठ करके उस बॉडी पे जाए। ऐसा कभी संभव है क्या? तो बोलोगे ऐसा तो संभव नहीं है, इसका आंसर तुम फट से नो कर दोगे। नो, नॉट पॉसिबल। पॉसिबल है, एक केस में पॉसिबल है ना। कौन सा केस बताते हैं। मान लो कि इस बॉडी के ऊपर Q चार्ज है, हमको इसका सारा चार्ज दूसरे किसी बॉडी पे ट्रांसफर करना हो अगर, तो एक ही केस में हो सकता है। वो क्या है केस? देखिए, इस बॉडी को किसी दूसरे बॉडी के अंदर इनक्लोज कर दो। ये बॉडी कैसा बॉडी होना चाहिए? मेटेलिक बॉडी होना चाहिए, कंडक्टर होना चाहिए। कंडक्टर, मेटल तो कंडक्टर होता ही है। इसको किसी कंडक्टिंग स्फेयर के अंदर अगर इसको बंद कर दिया जाए और इस दोनों को अगर कनेक्ट कर दिया जाए, तो इस बॉडी का सारा चार्ज ट्रांसफर होके उस पर चला जाएगा। ये न्यूट्रल हो जाएगा और उस बॉडी पर सारा का सारा चार्ज प्लस Q चार्ज उस बॉडी पर कंडक्टर पे चला जाएगा। यही मात्र एक केस है। मेडिकल के विद्यार्थी, जो मेडिकल के विद्यार्थी है, वो इसको दिमाग में सेट रखे कि ऐसा होता है। जो इंजीनियरिंग का विद्यार्थी है, वो कुछ लेक्चर जब ख़त्म हो जाएगा तो हम तुम लोगों को, इंजीनियरिंग के विद्यार्थी को हम जब पढ़ाएंगे तो हम मैथमेटिकली डिराइव करके प्रूव कर देंगे कि देखो इसका सारा चार्ज उठ करके उस पर चला गया। इसका डेरिवेशन हम इंजीनियरिंग के विद्यार्थी के लिए करेंगे। मेडिकल के स्टूडेंट्स जो हैं वो इस बात को सिर्फ ऐसे ही दिमाग में सेट रखें ताकि कहीं किसी एग्जामिनेशन में अगर पूछ दिया तो आप इस पर आंसर कर पाएँ। हालांकि मेडिकल का विद्यार्थी दुखी मत हो, तुम अगर चाहो तो तुम एक कॉन्सेप्ट दिमाग में बिल्डअप कर सकते हो कि याद करो प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज जो हम पढ़ाएं। हम बोले ना कि हम जो पढ़ाते हैं उसको दिमाग में लाइन बाय लाइन ध्यान रखोगे, हर जगह आगे वो यूज़ होगा। हमने आपको बताया था लास्ट क्लास प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज में कि चार्ज रिसाइड्स आउटसाइड ऑफ अ कंडक्टर, चार्ज रिसाइड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर के सरफेस पर हमेशा चार्ज रिसाइड करता है। तो अगर इस बॉडी को कंडक्टर के अंदर अगर इनक्लोज करके अगर कनेक्ट कर दोगे तो चार्ज कहाँ रहेगा भाई? कंडक्टर के आउटर सरफेस पर। तो सारा का सारा चार्ज कहाँ आ जाएगा? कंडक्टर के आउटर सरफेस पर। मेडिकल के विद्यार्थी इतना समझ गए, ये बहुत है। और जो इंजीनियरिंग के विद्यार्थी हैं उनके लिए हम कभी जब समय आएगा तो हम उसको मैथमेटिकली डिराइव करके इस बात को प्रूफ कर देंगे। अभी फ़िलहाल इंजीनियरिंग और मेडिकल दोनों के स्टूडेंट्स जो हैं वो इस बात को दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर रहें कि अगर इस बॉडी को कंडक्टर में इनक्लोज करके अगर दोनों बॉडी को कनेक्ट कर देंगे तो सारा का सारा चार्ज इससे उस पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का लेक्चर यहीं हम लोग कंक्लूड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कूलम्ब्स लॉ से स्टार्ट करेंगे। कूलम्ब्स लॉ से पहले एक छोटा सा टॉपिक रह गया इलेक्ट्रोस्कोप। मेडिकल के विद्यार्थी के लिए है वो इलेक्ट्रोस्कोप, 2-4-10 मिनट का चीज़ है। उसके बाद हम लोग कूलम्ब्स लॉ एकदम जम के पढ़ेंगे, मस्त पढ़ेंगे। तब तक जो है आप लोग फिजिक्स का मज़ा लीजिए और फिजिक्स सब्जेक्ट को बदनाम नहीं करना है, इज्जत करना है। ये भी सब्जेक्ट तुम्हारा इज्जत करेगा, है ना। मज़ा लो फिजिक्स का। ओके, थैंक यू।